नमस्कार, एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस खास बुलेटिन में आप खबर रफ्तार से भी देखेंगे, विस्तार से भी देखेंगे। सबसे पहले बात यूक्रेन और रूस की कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी दुनिया की नजर इन दोनों देशों पर बनी हुई है। यूक्रेन में युद्ध के हालात है, आप जानते हैं, और इंतजार है शांति वार्ता का। लेकिन शांति वार्ता के इंतजार में जंग के हालात बद से बदतर भी हो चले हैं। लेकिन अब एक तो अमेरिकी हथियारों का साथ और दूसरी तरफ यूक्रेन के रूस पर हमले के बीच अब हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि यूक्रेन के लोग वापस अपने देश लौट रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि यूक्रेन के लोगों को बदलते हालात में यकीन होने लगा है और जल्द ही युद्ध का हल निकलेगा, यह भी उनको उम्मीद है। लेकिन क्या उम्मीदों को झटका लगेगा? एक मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। यूक्रेन में कई शहर खंडर हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब हैरान करने वाली खबर यूक्रेन से सामने आई है कि यूक्रेन के नागरिक अब अपने वतन वापसी कर रहे हैं। दरअसल पहले लग रहा था कि यूक्रेन को रूस कुछ ही हफ्तों में जीत लेगा, लेकिन इस बीच जंग लंबी खिंचती चली गई और यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिला। अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को सहयोग दिया और अब यूक्रेन के लोगों को आस है कि यूक्रेन में हालात सामान्य होंगे और इसी आस में यूक्रेन के लोग अब वतन वापसी कर रहे हैं। यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 24 फरवरी से अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन लौट आए हैं। यूक्रेनी मीडिया के अनुसार खार्किव में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन यूक्रेन में महीनों से चल रही लड़ाई के बावजूद अब शांति की उम्मीद जगी है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बन रहे हैं वो इशारा इसी ओर कर रहे हैं कि रूस को अब इस युद्ध में पीछे हटना होगा। इससे पहले रूस के एक सरकारी मीडिया ने यह भी जानकारी दी थी कि अब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, यानी कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। लेकिन क्या रूसी मीडिया पर यकीन किया जा सकता है या फिर रूस कोई बड़ा प्लान भी बना रहा है? क्योंकि फिनलैंड भी इस युद्ध में अपनी भूमिका आने वाले वक्त में निभा सकता है, क्योंकि फिनलैंड ने यह ऐलान कर दिया था कि वो नाटो की तरफ जा सकता है। रूस इससे बौखलाया हुआ है। अपने 3 दिन के दौरे के दौरान दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही वो वर्ल्ड हेल्थ से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। गुजरात में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी, गैस प्लांट और रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे और एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक का रोड शो पूरा कर गांधीनगर के लिए रवाना हुए। स्वागत के लिए जगह जगह लोगों का हुजूम था। इसके बाद मॉरिशस के पीएम प्रविंद गांधीनगर के लिए रवाना हुए। इस तरह दोनों प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग रोड शो निकाला। वहीं GCTM के भूमि पूजन के मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, WHO ने इस सेंटर के रूप में भारत के साथ नई पार्टनरशिप की है। अभी तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुर हिंसा की बात कर लेते हैं। काफी चर्चा में ये हिंसा है। हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। प्रशासन ने हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर चलाने का भी एक निर्णय ले लिया था। दिन भर ये भी खबर सुर्खियों में रही, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। MCD की कार्यवाही पर रोक लगा दी, लेकिन कब तक? सवाल बड़ा है। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हिंसा हुई। हिंसा के 4 दिन बाद हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के अवैध घर गिराने का सिलसिला शुरू हुआ। गृह मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार जहांगीरपुरी में सुबह करीब 10:30 बजे प्रशासन की कार्यवाही शुरू हुई। दंगाइयों के अवैध घर गिराए गए। मौके पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहा। इस दौरान नगर निगम ने 1 या 2 रखी, बल्कि पूरे 9 बुलडोजर के साथ जहांगीरपुरी में अवैध मकान गिराने का सिलसिला शुरू किया। कुछ लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया। देखिए, यहाँ पे ये जो आज बुलडोजर मंगवाए गए हैं और यहाँ पे जो अवैध रूप से बनी हुई हैं, जो सरकारी जमीनों पे इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है, वो हटना बहुत जरूरी था और ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। क्योंकि हम हर काम कानूनी करते हैं और इस मसले में चूंकि सिविक एजेंसी का एफर्ट है, तो सिविक एजेंसी जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। दूसरी ओर इन मकानों में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाए
कि कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान सैकड़ों की संख्या में जवान तैनात थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। एक बार फिर से सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी नजर सबकी बनी रहेगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। चिंता का विषय है, लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते अब अलर्टनेस भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार की इस पर नजर बनी हुई है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2067 मामले सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 1247 केस मिले थे, यानी 24 घंटे में देश में करीब 65% केस बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 1547 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक देश में कोरोना के कुल 4,30,47,594 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 12,340 हो गए हैं। अभी तक 4,25,13,248 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 12,340 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 480 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। देश में अभी तक कुल 4,25,13,248 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पॉजिटिविटी दर का बढ़ना एक बड़ी चिंता है और दिल्ली सरकार पर नजर बनाई हुई है। और साथ ये भी खबर अब सामने आ चुकी है कि दिल्ली में एक बार फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में कई आपदाएं हुई। इसी के चलते अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से राज्य में एक अनुसंधान केंद्र बनाने की ओर अग्रसर होते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे कि प्रदेश को काफी फायदा होगा। लेकिन कैसे, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आप जानिए। उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की मदद से राज्य में एक अनुसंधान केंद्र बनाने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जिसके चलते राज्य में कई तरह की आपदाओं का प्रदेशवासियों को सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण राज्य है। इन्हीं बातों को देखते हुए अब राज्य में एक ऐसा अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है जो आपदा से पहले बता सके कि कहां पर और किन क्षेत्रों में आपदा आने वाली है। हमारा जो एक अनुसंधान केंद्र है, हम अनुसंधान केंद्र बनाने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है और जल्दी से जल्दी उस पर काम होगा। और जो ग्लेशियर से संबंधित आपने चिंता व्यक्त की है, उस पर भी हमारे लोग जो है काम कर रहे हैं। बहरहाल उत्तराखंड सरकार अगर इस तरह के अनुसंधान केंद्र का निर्माण करती है तो वाकई में एक बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों की जिंदगी का बचाव भी होगा, तो साथ ही पर्यटक भी अपने आप को उत्तराखंड में सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। उत्तराखंड ने कई आपदाएं देखी हैं और उसके बाद ये भी रिसर्च की जाती है कि कारण क्या रहा, अब क्या होने वाला है। अब रिसर्च पहले से ही होगी और देखा जाएगा कि कहीं एक बार फिर से कोई आपदा उत्तराखंड पर मंडरा तो नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में संत समाज ने राज्य सरकार से धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की एक बड़ी अपील की थी। इसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि सरकार इसी को लेकर एक ड्राइव चलाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का एक्शन प्लान बना लिया है। बीते कुछ दिन पहले उत्तराखंड के संत समाज ने सरकार से अपील की थी कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, यहाँ की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। सरकार इसे लेकर एक ड्राइव चलाएगी। जिनके वेरिफिकेशन नहीं होंगे उनके वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। अवैध लोगों के उत्तराखंड में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। यहाँ पर व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। उसके लिए जो भी अगर जरूरी ड्राइव चलाने की आवश्यकता है तो उस ड्राइव को हम चलाएंगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कहीं ना कहीं आप कभी देवस्थानम बोर्ड के नाम पर और अब चारधाम यात्रा में प्रतिबंध लगाने के नाम पर लगातार हमारी पौराणिक सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बहरहाल सरकार ने वेरिफिकेशन की बात कही है और वेरिफिकेशन की बात सुरक्षा की दृष्टि से सही नजर आती है। अब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से धर्म की सियासत शुरू हो गई है।
आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों की प्रगति के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया गया। दरअसल हुआ क्या, तमिलनाडु से आए किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद क्या कुछ हुआ, 1 मिनट की रिपोर्ट आपको बताएगी। छत्तीसगढ़ में किसानों की प्रगति के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं के लिए सीएम भूपेश बघेल का तमिलनाडु से आए किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने आभार जताया। तमिलनाडु के किसानों ने सीएम भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में कावेरी नदी किसान संरक्षण समिति तमिलनाडु के कृषि प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खुद के खेतों में उगाए गए गन्ना, गुड़, कटहल, काजू की टोकरी भेंट की। सीएम ने गुड़ चखा और तारीफ की। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तमिलनाडु में सम्मान प्रदान करने वाली चंदन की माला पहनाकर उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की उन्नति के लिए चलाए जा रहे कई किसानों-मुखी योजनाओं के बारे में तमिलनाडु के कृषि प्रतिनिधिमंडल की ओर से भरपूर सराहना की गई। कृषकों की ओर से सीएम का आभार जताया गया। इस दौरान खास तौर पर तमिलनाडु से आए किसानों की ओर से छत्तीसगढ़ में संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना समेत कृषकों की उन्नति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को किसानों के हित में उल्लेखनीय बताया गया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों पर ध्यान केंद्रित किया था, कई योजनाएं चलाई, उसी की तारीफ दूसरे प्रदेश के किसान करते नजर आए। अब बात करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर एक बार फिर से जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक किसानों की मांगों को नहीं माना है। साथ ही राकेश टिकैत ने इसके उलट कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों की 2 मांगों को जरूर मान लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत आज भी किसानों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत आज भी किसानों के हक की आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में राकेश टिकैत सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी दी कि किसानों की कितनी मांगें सरकार की ओर से मान ली गई हैं। टिकैत ने बताया कि हरियाणा सरकार ने किसानों की 2 मांगों को पूरा किया है। हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मामलों को सरकार ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही किसानों को सरकार ने मुआवजा भी दे दिया है। लेकिन इसके साथ ही राकेश टिकैत ने ये भी बताया कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांगें अब तक पूरी नहीं की गई हैं। टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बातचीत के लिए आगे आए। एक ओर जहां टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर टिकैत ने वन विधायक वन पेंशन की नीति की सराहना भी की है। टिकैत की माने तो ये नीति देश भर के सभी राज्यों में लागू होनी चाहिए। इसके अलावा यही नीति देश के सभी सांसदों पर भी लागू होनी चाहिए। राकेश टिकैत एक बार फिर से धरातल पर जाकर किसानों की समस्याओं को सुनना चाहते हैं और साथ ही सरकार को घेरने का एक बड़ा प्लान भी तैयार करना चाहते हैं और उसके संकेत उनके बयान में देखा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, गुरुग्राम की बात करेंगे। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की रेड देखने को मिली है, जहां इस टीम ने डीएलएफ यू ब्लॉक में मेडिकल स्टोर पर रेड की, तो वहीं आने वाले समय में भी इसी तरह की कार्रवाई करने के बड़े संकेत दिए हैं। इन दिनों हरियाणा में सीएम फ्लाइंग पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है, जिसके चलते सीएम फ्लाइंग टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। सीएम फ्लाइंग टीम की ऐसी ही कार्रवाई गुरुग्राम में भी देखने को मिली, जहां टीम ने डीएलएफ यू ब्लॉक में मेडिकल स्टोर पर रेड की, जहां अवैध रूप से एमटीपी किट बेची जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस किट का गर्भपात में प्रयोग किया जाता है, जिसको देखते हुए विभाग की ओर से ये कार्रवाई की गई है। ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को पिछले काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि गुरुग्राम में कुछ व्यक्ति अवैध तौर पर एमटीपी किट बेचने के कार्य में संलिप्त हैं। तो आज हमने ये एक जॉइंट टीम बनाकर अपने डिकोए के माध्यम से ये ऑपरेशन किया है। इसने हमारे डिकोए को 1000 रुपये में एमटीपी किट बेच दी। दरअसल एमटीपी किट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक है। इसके बाद भी ये किट डीएलएफ यू ब्लॉक में मेडिकल स्टोर पर बेची जा रही थी, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स कंट्रोल की टीम ने एक साथ रेड की। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कई तरह की छापेमारी की जाती है, लोगों पर कार्रवाई होती है और साथ ही ये भी चेतावनी दी जाती है कि जो भी ऐसा काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उधर दूसरी तरफ सिरसा की बात की जाए तो बंद फैक्ट्री में डीजीपी फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर दी। 75,000 लीटर नकली डीजल बरामद किया गया है और साथ ही फैक्ट्री से लाल रंग का एक पाउडर भी बरामद किया गया।
राजस्थान की सीमा से लगते नाथुसरी चौपटा क्षेत्र के गांव गुसाईयाना में डीजीपी फ्लाइंग ने कई दिनों से बंद पड़ी फैक्ट्री में दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने करीब 75,000 लीटर नकली डीजल बरामद किया। नकली डीजल बनाए जाने की सूचना मिलने पर फैक्ट्री में डीजीपी फ्लाइंग ने छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान फैक्ट्री के अंदर एक गाड़ी, 2 टैंकर, 5 टंकी, 5 ड्रम बरामद की गई, जिनमें तेल भरा था। फैक्ट्री पिछले 6 महीने से बंद थी। मालिक ने उसे किराए पर दिया था। बता दें, सोमवार रात को डीजीपी फ्लाइंग में डीएसपी की अगुवाई में खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक और दूसरे अधिकारियों ने गुसाईयाना में राजस्थान के खचवाना और नेत्राना की ओर जाने वाली सड़क पर बंद पड़ी फैक्ट्री में नकली तेल डीजल बनाने की सूचना मिली थी। सूचना पर छापेमारी की गई। बताया गया कि तेल आदमपुर से लाया जाता था। इस तेल को बायोडीजल का रूप देकर राजस्थान में भेजा जाता था। अब सवाल यह है कि क्या अब नकली डीजल भी मिलने लगा है? अगर हां तो क्या गाड़ियों में डीजल नकली डल रहा है, जिससे गाड़ियों को नुकसान भी हो सकता है? सवाल बड़ा है, लेकिन ये जांच का विषय है कि ये लोग क्या डीजल वाकई में हरियाणा में बेचा करते थे। अंबाला की बात करेंगे। अंबाला के बाजारों में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों की अब खैर नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की बड़ी वजह है, दुकानदारों को अब पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दिनों दिन बढ़ते अतिक्रमण के कारण रोजाना बाजारों में भीड़ के साथ जाम की स्थिति पैदा होती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौराहों के पास बनी खाली जगह पर वाहन खड़े रहते हैं, जो मुसीबत बन रही है। अतिक्रमण हटाओ टीम का निरीक्षण कर रहे सब इंस्पेक्टर धर्मपाल ने बताया कि पुलिस और प्रशासन को मिल रही शिकायतों को लेकर मुनादी करवाने के बाद भी दुकानदार अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रही है। इसी कड़ी में अब नगर परिषद और पुलिस ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शिकंजा कसने की ठान ली है। जिन्होंने बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ी की थी गाड़ियां, उनके चालान भी किए जाएंगे और किए गए हैं। इसके लिए पुलिस अब रोजाना अभियान चलाएगी। बेतरतीब खड़े वाहनों की चालान काटे जाएंगे। बिना कागजात चलने वाले दोपहिया वाहनों को इम्पाउंड किया जाएगा। इसी के साथ सब्जी मंडी, हनुमान मार्केट, चमेली पुल चौक, सदर बाजार सहित अन्य बाजारों में जो भी दुकानदार अपना सामान तय जगह से आगे रखेगा और जाम को बढ़ावा देगा, उसका सामान नगर परिषद जब्त करने की कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूलेगा। फिलहाल ये पुलिस की चेतावनी थी, लेकिन अब कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं नूह की। कोरोना मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए नूह में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी तैयारी कर दी। तैयारी क्या है? दरअसल रमजान के महीने के बाद 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण की रफ्तार को तेज किया जाएगा। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। ऐसे में नूह में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे टीकाकरण के प्रति कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन 18 साल से ज्यादा के लोगों ने टीकाकरण में पूरी रुचि दिखाई। इसके अलावा 60 आयु वर्ग के बुजुर्गों को तीसरी खुराक का टीका लगाया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने बताया कि नूह जिले में कोविड टीका 18 आयु से ज्यादा के लोगों में तकरीबन 100% हो चुका है, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में टीकाकरण की रफ्तार कम है। करीब 1.25 साल से कोरोना बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पहली खुराक तो अधिकतर लोगों ने ले ली है, लेकिन दूसरी डोज कम संख्या में लोगों ने ली है। ऐसे में रमजान के महीने के बाद टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने और कोरोना को मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मैंने कोविड-19 की दोनों टीके लगवा लिए हैं और किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है, न कोई उसके दुष्प्रभाव, किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। देश में चौथे लहर की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब टीकाकरण की रफ्तार तेज होने के बाद जो बाकी लोग बचे हुए हैं, टीकाकरण से वंचित हैं, उनको टीका लगने के बाद वो भी सुरक्षित हो पाएंगे? क्या जागरूकता फैलाने की और ज्यादा जरूरत है? सवाल कहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तैयारी जवाब खुद ब खुद दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अपने शिखर पर गर्मी है, लेकिन राहत की बात ये नजर आ रही है कि हरियाणा में मौसम करवट बदल सकता है। हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से थोड़ी निजात मिल सकती है, लेकिन कब? जवाब रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है और इस मौसम में लोगों को गर्मी सता रही है, लेकिन अब मौसम में बदलाव आने वाला है। उत्तरी हरियाणा में बूंदाबांदी होने से गर्मी से राहत जरूर मिलने वाली है। जी हां, हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसमें गर्मी से कुछ राहत महसूस होगी। साथ ही मानसून को लेकर भी जानकारी दी है कि हरियाणा में मानसून सामान्य बने रहने की संभावना है।
जाहिर है हल्की बूंदाबांदी से हरियाणा वासियों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इस बार अप्रैल महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। हाँ, मानसून अभी IMD के जो प्रेडिक्शन है उसमें सामान्य दिखाया गया है और उसके बाद में नेक्स्ट मंथ और भी मानसून पूर्वानुमान दिया जाएगा, परंतु अभी जो आंकड़े दिखाए गए हैं उसमें मानसून पूर्वानुमान के हिसाब से हरियाणा में मानसून सामान्य के आसपास रहने की संभावना बन रही है। पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि हरियाणा के लगभग सभी जिलों में 40 के पार टेम्परेचर है, लेकिन अब अगर बूंदाबांदी होती है तो थोड़े दिन के लिए जरूर निजात मिल सकती है, लेकिन फिर से गर्मी बढ़ेगी और फिर मानसून का इंतजार लोगों को रहेगा। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।